मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीजगणित में द्विघात समीकरण, और बीजगणित पे आज मेरा 17वां लेक्चर होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले क्लास में ही बताए हुए हैं, द्विघात समीकरण आपका बीजगणित का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीजगणित का समझिए रीढ़ है। तो इससे पहले जो भी हमारे छात्र इसका पिछला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो देखने में यदि कभी स्पष्ट दिखाई न दे तो यहाँ पे 3 डॉट्स है, वहाँ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। और जो भी हमारे अनुज भाई बहन मेरे इस चैनल का फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इसी प्रकार अपना स्नेह प्रेम बनाए रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग भी इस चैनल का फॉलो क्रम से करेंगे उनको अलग से कोचिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैथ का, इतना तो जरूर हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए लिखते हैं द्विघात समीकरण, ठीक ना। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। थोड़ा द्विघात समीकरण पे चर्चा करने से पहले थोड़ा द्विघात बहुपद पे पुनः चर्चा कर दे रहे हैं। पिछले क्लास में तो आपको द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। ठीक है, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। IC को जब 0 के बराबर कर देंगे तो यह पूरा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ठीक है, कोई द्विघात बहुपद आप लिखिए, जैसे मान लीजिए 2x² + 4x + 2, सपोज दैट यह आपका द्विघात बहुपद है। IC को जब 0 के बराबर करेंगे तो यह पूरा आपका द्विघात समीकरण है। समझे? आप पढ़े हैं द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो द्विघात समीकरण का भी 2 मूल होता है। द्विघात बहुपद में हम शून्यक कह लेते हैं और द्विघात समीकरण में मूल कहते हैं, बात एक ही है। ठीक ना। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम लोग देखें द्विघात समीकरण की परिभाषा। तो वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए इसको लिख रहे हैं, वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसका घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब चलिए इसका व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है। देखिए पहले तो 2 क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण संबंधी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन वगैरह देखा जाएगा। ठीक ना। तो एग्जाम में तो आपसे थोड़े कभी पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है, लेकिन थ्योरी हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लिखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। ठीक ना। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इस चीज को याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि निम्नांकित में कौन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक ना। ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए कहीं रहेगा ax + b, कहीं रहेगा ax + b = 0, कहीं रहेगा ax² + bx + c, और कहीं रहेगा ax² + bx + c = 0। 4 ऑप्शन होते हैं और चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन यह रहेगा। ठीक ना। तो निम्न में कौन द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यह बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a ≠ 0। ध्यान दीजिएगा, a b c आपका वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो 0 × x² आपका पूरा 0 हो जाएगा।
तब तो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, ठीक ना। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल। देखा जाएगा द्विघात समीकरण का मूल, द्विघात समीकरण के मूल, ध्यान दीजिएगा। पहले लिखते हैं उसके बाद आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। ax के जिस मान के लिए, ax के जिस मान के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, उससे द्विघात समीकरण, उससे द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल कहते हैं, का मूल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जी। चलिए इसको समझते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण के मूल। ध्यान दीजिएगा, ax के जिस मान के लिए, समझिएगा बढ़िया से, ax के जिस मान के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 यह पूरा संतुष्ट होता है, अर्थात बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, उससे हम द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ax के जिस मान के लिए इतना बराबर 0 संतुष्ट होता है, अर्थात बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, उसे द्विघात समीकरण इतना का मूल कहते हैं। या ध्यान दीजिएगा, केवल इस पे हम विचार करें, केवल इतना पे, तो इतना को क्या कहेंगे जी, द्विघात बहुपद है ये, द्विघात बहुपद। केवल इतना पे, 0 को नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ax के जिस मान के लिए द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए, उसे द्विघात समीकरण इतना का मूल कहते हैं। समझे, ax के जिस मान के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना, बराबर 0 इसमें कंसीडर नहीं कर रहा है। तो x के जिस मान के लिए द्विघात बहुपद इतना 0 के बराबर हो जाए, उसे द्विघात समीकरण इतना का मूल कहते हैं। यानी यहां से स्पष्ट हो रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का जो शून्यक होता है, वही द्विघात समीकरण इतना का मूल होता है। यहां से ही ना अर्थ निकला। परिभाषा आपका है, ax के जिस मान के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 संतुष्ट होता है, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, उसे द्विघात समीकरण इतना का मूल कहते हैं। यदि केवल हम इस पे विचार करें, 0 को नहीं ले रहे हैं, तो यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ना। तो इसको हम ऐसे भी बोल लेंगे, ax के जिस मान के लिए द्विघात बहुपद 0 के बराबर हो जाए, उसे द्विघात समीकरण इतना का मूल कहते हैं। यहां से यह स्पष्ट हो रहा है कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, वही द्विघात समीकरण का मूल होता है। चलिए इस बात को हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए पॉइंट देके लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक और द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल एक ही है। क्या हम लोग यहां से पाए कि जो द्विघात बहुपद इसका शून्यक है और द्विघात समीकरण इतना का जो मूल है एक ही है, ठीक ना। तो वही लिखे हैं, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक और द्विघात समीकरण इतना का मूल एक ही है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द्विघात समीकरण का केवल 2 मूल होता है, बताया गया है ना। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, तो द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है।
द्विघात बहुपद में शून्य कहते हैं, द्विघात समीकरण में मूल कह लेते हैं, ठीक ना, बात वही है एकदम। द्विघात समीकरण का केवल दो मूल होता है। चलिए इसको शब्दों में लिखते हैं, अंक में भी लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण का केवल दो मूल होता है, जिससे अल्फा तथा बीटा से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, चलिए तो हम लोग जाने कि द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, जिसको हम अल्फा बीटा से दर्शा लेते हैं, ठीक ना। एक चीज और लिखिए, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखना है, यदि अल्फा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का मूल हो तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है यदि अल्फा द्विघात समीकरण इतना का मूल है, मूल माने क्या जी, x का मान ना, मूल माने क्या, चर x है तो x का मान, यदि इसमें चर y होता तो y का मान है, मूल का अर्थ है क्या, चर का मान है। यदि अल्फा द्विघात समीकरण इतना का मूल है अर्थात x का मान है, तो a अल्फा स्क्वायर, देखिए x के जगह में क्या रख दिए, अल्फा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, x के जगह में अल्फा रख दिए, प्लस c बराबर 0 होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा द्विघात समीकरण इतना का मूल है ना, तो इसका मतलब है कि जब x के जगह में हम अल्फा रखेंगे तो यह समीकरण संतुष्ट होगा, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाएगा। वही लिखे हैं, अल्फा क्या है जी, द्विघात समीकरण इसका मूल है, यानी x का मान है, तो जब x के जगह में अल्फा रखेंगे तो इतना बराबर 0 संतुष्ट होगा, वही लिखे हैं इतना बराबर 0 होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। अब हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के प्रकार। अब देखा जाएगा द्विघात समीकरण के प्रकार। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखना है द्विघात समीकरण के प्रकार। चलिए, तो एक आपका है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा आपका है अशुद्ध या मिश्रित, अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण दो प्रकार का होता है, पहला आपका है शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा है अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण, ठीक है। अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण को हम पूर्ण द्विघात समीकरण भी कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक एक करके इसका परिभाषा देखा जाएगा, इसका व्यापक रूप देखा जाएगा, इसको हल करने का कौन कौन विधि है उसको देखा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं और पहला लिख के डैश दे रहे हैं। देखिए पहले परिभाषा लिखिए, वह द्विघात समीकरण, वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, जिसमें अज्ञात राशि अर्थात x, यानी चर कह सकते हैं, वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, चलिए इस कोष्ठ के जगह में आप चर लिखिए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि x के अलावा और भी हो सकता है, वर्ग के रूप में हो, वर्ग के रूप में हो, उससे शुद्ध द्विघात समीकरण
उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा है वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि अर्थात चर आपका x y कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि वर्ग के रूप में हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण का तो व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इतना है ना। अब कोई एग्जाम्पल लीजिएगा, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, सपोज दैट यह द्विघात समीकरण का एक उदाहरण है। तो इसमें कह रहा है वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि वर्ग के रूप में हो, माने आपका इसमें x वाला पद नहीं रहेगा, x स्क्वायर वाला पद रहेगा और अचर पद रहेगा, x वाला पद नहीं रहेगा। या इसको हम यह कह सकते हैं कि x का गुणांक जो b है, b का मान 0 रहेगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आपका ax स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ax स्क्वायर वाला पद है, अचर पद है, x वाला पद नहीं है, यानी मध्य पद नहीं रहेगा, ठीक ना। या कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, और भी उदाहरण दे सकते हैं 4z स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 इत्यादि। इसमें क्या है जी, ax स्क्वायर वाला पद है, अचर पद है, बीच वाला पद नहीं है ना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह मध्य पद आपका यह नहीं है, ठीक है। यानी इसमें b का मान 0 हो गया है, तो यह नहीं है, केवल यह है और यह है। तो वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि वर्ग के रूप में हो, यहाँ पे देखिए अज्ञात राशि x है, वर्ग के रूप में है, यहाँ पे y है, वर्ग के रूप में है, यहाँ पे z है, वर्ग के रूप में नहीं। तो वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि वर्ग के रूप में हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, मध्य पद नहीं होता है, बीच वाला पद नहीं होता है, अर्थात इसमें शुद्ध द्विघात समीकरण की स्थिति में b का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए अब इसका व्यापक रूप देखा जाएगा। इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 होता है, जहां ये नॉट इक्वल टू 0। इस व्यापक रूप को याद रखिएगा, ठीक है। व्यापक रूप पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप निम्नांकित में कौन सा है, ठीक ना। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0, फिर a का मान 0 नहीं हो सकता है, चूंकि ये 0 हो जाएगा तो 0 गुणे x स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, तब तो आपका द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक ना। तो व्यापक रूप को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का कितना विधि है, ठीक ना। शुद्ध द्विघात समीकरण को, शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, पहला है आपका वर्गमूल विधि, पहला आपका वर्गमूल विधि और दूसरा है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा आपका गुणनखंड विधि, ठीक है। जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो इन विधियों पर जिक्र किया जाएगा, चर्चा होगा, ठीक ना, कि शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने का दो विधि, एक वर्गमूल विधि, दूसरा गुणनखंड विधि है। इस विधि का प्रयोग भी हम करेंगे, ठीक ना। चलिए मिटा रहे हैं। अब देखना है दूसरा क्या है जी, अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। चलिए अब दूसरा देखा जाएगा, अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब दूसरा का है आपका, चलिए अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण या पूर्ण द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा।
तो जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप देखे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, यही आपका अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप है। और कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3 बराबर 0, तो यही आपका अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण है। इसमें क्या है जी, ax का घात 1 भी है और x का घात 2 भी है, दोनों है नहीं। तो परिभाषा देंगे वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का घात 1 और 2 दोनों मौजूद हो, ठीक है, वह द्विघात समीकरण जिसमें चर का घात 1 तथा 2 दोनों मौजूद हो उसे हम अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए परिभाषा लिख रहे हैं, वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि अर्थात क्या जी, चर आपका एक्स वाई कुछ भी हो सकता है ना। वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि 1 तथा 2 के घात के रूप में हो, 1 तथा 2 के घात के रूप में हो, उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। हो गया। वह द्विघात समीकरण जिसमें अज्ञात राशि अर्थात चर 1 तथा 2 के घात के रूप में हो, ठीक ना, 1 तथा 2 यानी 1 घात वाला भी चर रहेगा और 2 घात वाला भी रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक ना, उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। चलिए इसका व्यापक रूप ध्यान दीजिएगा, पहले ही हमने बताया है कि अशुद्ध द्विघात समीकरण या मिश्रित द्विघात समीकरण या पूर्ण द्विघात समीकरण का ये सब बात एक ही है। इसका व्यापक रूप, इसका मन किसका जी, अशुद्ध द्विघात समीकरण का। अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यहां पे देखिए a नॉट इक्वल टू 0, b भी नॉट इक्वल टू 0। अशुद्ध द्विघात समीकरण की स्थिति में a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, ठीक ना, यह दोनों a भी 0 नहीं होगा, b भी 0 नहीं होगा, यानी x स्क्वायर का गुणांक भी 0 नहीं हो सकता है, ax का गुणांक भी 0 नहीं होगा, ठीक ना, तब यह अशुद्ध द्विघात समीकरण होगा। तो a का मान भी 0 नहीं और b का मान भी 0 नहीं। चलिए अब देखा जाएगा अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, पहला है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा है आपका वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर, शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर। अशुद्ध द्विघात समीकरण को ही हल करने का दो विधि है, एक आपका गुणनखंड विधि है और दूसरा है वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर हल करना, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का हल, ध्यान आप देते रहिएगा। वर्ग पूरा करके द्विघात समीकरण का हल।
चलिए हेडिंग दे रहे हैं, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल, इसको आप हेडिंग बनाइए, ठीक ना। देखिए, वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं, इस बात को अब देखने जा रहे हैं, ठीक ना। कभी कभी ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0, मान लीजिए एक द्विघात समीकरण है, ठीक ना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्विघात समीकरण इतना को वर्ग पूरा करके हल करें, या कहेगा द्विघात समीकरण इतना को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करें, या कहेगा द्विघात समीकरण इतना को शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर हल करें, ठीक ना। तो कैसे वर्ग पूरा करके हल करते हैं, इसके लिए हम प्रूफ देखने जा रहे हैं, और इसी के साथ हम द्विघात सूत्र को प्राप्त भी करेंगे, द्विघात सूत्र का प्रूफ भी किया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़िए। देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, होता है ना। हम देखने जा रहे हैं कि द्विघात समीकरण का वर्ग पूरा करके कैसे हल करते हैं, ठीक है, या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर कैसे हल करते हैं, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से कैसे हल करते हैं, और इसी के साथ हम द्विघात सूत्र का सत्यापन भी करेंगे, ठीक है। द्विघात सूत्र आपका है ax बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही आपका द्विघात सूत्र है, ठीक ना। और इस फार्मूले का समझिए, यहाँ पे सत्यापन भी हम करने जा रहे हैं, इसका प्रूफ भी देने जा रहे हैं, ठीक ना। इस फार्मूले को प्राप्त भी कर लेंगे हम लोग यहाँ से। चलिए, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, होता है ना। अब देखिए क्या करना होता है, ax स्क्वायर का गुणांक ये है तो दोनों तरफ ये से भाग देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन बनाते समय x स्क्वायर का गुणांक जितना होगा दोनों तरफ उतना ही से भाग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है जी, a, तो दोनों तरफ ये से भाग देने पर, चलिए यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ ए से भाग देंगे। चलिए, तो क्या बचेगा जी, ax स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ ए से भाग देने पर, जब इसमें ए से भाग देंगे तो ए से कट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बी बटा ए इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे सी बटा ए, और 0 में ए से भाग देंगे तो 0, 0 में ए से भाग देंगे 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं मान 0 हो जाता है। चलिए, इतना मिला ना। अब ध्यान दीजिएगा, पुनः दोनों तरफ b/2a का स्क्वायर जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा क्या जोड़ रहे हैं, खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इतना है, हमने लिखा, हमने बताया कि इससे आगे बढ़ेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जितना होगा उतना ही से दोनों तरफ भाग देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है तो दोनों तरफ ए से भाग दिए, अब हमको इतना मिला, ठीक है। अरे इसमें ए से भाग दीजिएगा, ए से कट जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा ना, और यहाँ पे b बटा ए इंटू एक्स बचेगा ना, प्लस यहाँ पे c बटा ए बचेगा ना, और 0 में से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ के बाद हम दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं, ax के गुणांक के आधे का वर्ग, हमेशा याद रखिएगा, दोनों तरफ क्या जोड़ते हैं, ax के गुणांक के आधे का वर्ग। ध्यान दीजिए, ax का गुणांक क्या है जी, b बटा ए, ax का गुणांक क्या है, b बटा ए, b बटा ए। अब इसका आधा करना है, तो आधा करना है तो 2 से भाग दे देंगे, बट्टा के नीचे 2 लिख देंगे,
एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, यही जोड़ते हैं जी। भाग देने के बाद दोनों तरफ क्या जोड़ना है, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है जी, b बटा a है, b बटा a है, इसका आधा कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा, बट्टा के नीचे 2 लिख दिए, 2 से भाग दे दिए ना, तो x के गुणांक के आधे का आधा कर दिए वर्ग, इतना ही जोड़े हैं ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस b बटा 2a का स्क्वायर प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए बराबर b बाई 2a का स्क्वायर। हम दोनों तरफ जोड़ेंगे ना, चलिए दोनों तरफ जोड़ा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ax आपका a के जगह में है और यहाँ पे जो भी कोष्ट में है b बाई 2a पूरा आपका b के जगह में है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह प्लस है तो जरूर यह प्लस 2a भी है, यहाँ पे माइनस होता तो जरूर यह माइनस 2a भी होता, ठीक ना। देखिए a स्क्वायर a के जगह में क्या है जी, x है, प्लस b स्क्वायर b के जगह में क्या है, कोष्ट में जितना मान है पूरा b के जगह में है, b के जगह में आपका b बाई 2a है और a के जगह में क्या है, x है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है तो यह जरूर प्लस 2a भी है, यहाँ माइनस होता तो यह माइनस 2a भी होता, ठीक ना। प्लस है तो यह आपका प्लस 2a भी है। चलिए लगा के हम प्लस 2a भी देख लेते हैं, इसके बराबर मिलता है कि नहीं। चलिए प्लस 2 गुणे a का मान कितना जी, x गुणे b का मान कितना, b बाई 2a। देखिए 2 से 2 कट गया ना, b बटा a इंटू एक्स, b बटा a इंटू एक्स, यह चीज मेरा मिल गया ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस है तो यह प्लस 2a भी है, तो यानी यह तीनों मिलके क्या हो गया जी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, तो इन तीनों को हम एक साइड में लिखेंगे, बाकी सबको एक साइड में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस b बाई 2a का स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स, इसका वर्ग कीजिए पहले, तो b स्क्वायर आ 2 का स्क्वायर जी 4, आ a में भी स्क्वायर होगा ना, b का स्क्वायर b स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर 4 और a में भी तो स्क्वायर होगा ना, आ c बाई a प्लस में उधर जाएगा जी माइनस में, माइनस c बाई a, कोई दिक्कत। ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तीनों मिलके होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो तीनों को एक साइड में बाकी सबको एक साइड में, इसका वर्ग किया हमने, ये प्लस में उधर गया माइनस में। चलिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a के जगह में क्या है जी ax, आ प्लस b के जगह में क्या है b बाई 2a, b बाई 2a इसका स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भिन्न का घटाव कीजिए, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम क्या होगा, लसा 4a स्क्वायर होगा। अब हर से लसा में भाग देंगे हम, तो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, बराबर से बराबर में भाग देते हैं, एक बार में भाग लगता है, और 1 गुणे b स्क्वायर आपका b स्क्वायर होगा माइनस। अब ये से इसमें भाग दीजिएगा तो ये गुणे से ये गुणे इसमें कट जाएगा, a स्क्वायर का अर्थ है 1 गुणे, माने 2 गुणे है ना गुणा के रूप में, a स्क्वायर का अर्थ है 1 गुणे यानी 2 गुणे है गुणा के रूप में, तो जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 1 से 1 ये कट जाएगा, 4a बचेगा, और 4a गुणे c आपका 4ac, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, ठीक ना, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, या ऐसे समझिए एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है, रूट होता है, और रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस लगता है। क्यों प्लस माइनस लगता है जी, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस में होता है और माइनस में भी होता है, इसीलिए रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस लगता है। समझ लीजिए यदि 25 का वर्गमूल निकालना हो, अंडर रूट 25 यानी 25 का वर्गमूल,
तो वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं जी, रूट के अंदर गुणनखंडों का पेयर बनाते हैं, रूट के अंदर गुणनखंडों का जोड़ा लगाते हैं। तो 25 के बदले आप +5 या गुणे +5 लिख सकते हैं ना, प्लस गुणे प्लस प्लस से होगा, आप चाहा 25 हो जाएगा ना। तो 25 का गुणनखंड हमने किया +5 गुणे +5, और वर्गमूल निकालते हैं तो रूट के अंदर गुणनखंडों का जोड़ा लगाते हैं, +5 का जोड़ा लगा है ना, तो पेयर में से जोड़ा में से एगो बाहर आ जाता है या रूट हट जाता है, यानी 25 का वर्गमूल कितना +5। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 25 का गुणनखंड -5 गुणे -5, माइनस गुणे माइनस प्लस 5 गुणे 5, 25 इसके बराबर हो जा रहा है। तो इसका गुणनखंड किया हमने तो -5 का जोड़ा लगा हुआ है ना, तो इन जोड़ा में से इस जोड़ा में से एगो बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है, यानी 25 का वर्गमूल क्या निकला -5। अतः किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, इसी के वजह से रूट के आगे क्या लगा देते हैं प्लस माइनस। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए अब यहाँ पे हम ax प्लस b/2a दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर b² - 4ac बटा 4a², और रूट क्या है क्या लगेगा जी प्लस माइनस, रूट क्या है क्या लगेगा प्लस माइनस होगा ना। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिए हम, या ऐसे समझिए एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ रूट हो जाता है। चलिए ax प्लस b/2a, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में रह जाएगा, ज्यों का त्यों हमने उतार दिया, और नीचे वाले का वर्गमूल निकल जाएगा तो नीचे से रूट हट जाएगा, ठीक ना। 4 का वर्गमूल क्या होगा जी 2, और a² का वर्गमूल, a² का अर्थ है a गुणे, तो a का जोड़ा लगा है ना, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी a² का वर्गमूल a। चलिए अब x वाले को एक तरफ है बाकी सबको एक तरफ, 2a प्लस में उधर भेजेंगे जी माइनस में होगा, -b/2a, यह पूरा प्लस में है उधर जाएगा माइनस में होगा, प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। चलिए अब भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, तो 2a और 2a का लसा जी 2a, 2a और 2a का एलसीएम 2a होगा, तो ऊपर वाला ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ठीक ना, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। देखिए यहाँ पे आके द्विघात सूत्र मिल गया, ax बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, यहाँ पे आके हमको द्विघात सूत्र मिल गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ax बराबर -b प्लस माइनस √, ध्यान दीजिएगा, चूंकि d का मान होता है b² - 4ac, ठीक है, d का मान होता है b² - 4ac, d आपका विवेचक है जिसको हम विविक्तिकर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, अतः इसे कैपिटल D से दर्शाया जाता है। विवेचक का चर्चा हम नीचे करेंगे। b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। b² - 4ac को द्विघात समीकरण इतना का विवेचक कहते हैं, और विवेचक को किसे दर्शाते हैं जी कैपिटल D से। तो b² - 4ac विवेचक है और इसको दर्शाते हैं हम कैपिटल D से, तो क्या यहाँ पे इसके जगह पे हम कैपिटल D नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अब बटा 2a ज्यों का त्यों, कोई दिक्कत। तो यही आपका द्विघात सूत्र है जी, ax बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, या ऐसे कहिए
एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2 है, ठीक ना। यहाँ पे दो गो मूल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो गो मूल है। यदि इसको अलग अलग हम लिखें तो एगो आपका माइनस बी, यहाँ से वो प्लस चिन्ह लीजिए, प्लस अंडर रूट डी बटा 2a। एक बार यहाँ से माइनस चिन्ह लीजिए तो माइनस बी जो कहते हो माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। देखिए एक्स का दो मान आया है ना, यानी द्विघात समीकरण का दो मूल होता है। चलिए थोड़ा देर के लिए इसको मिटाते हैं। तो यह रहा वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदल कर द्विघात समीकरण का हल कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टेप वाइज स्टेप ऐसे ही हल करेंगे और फाइनली इसके द्वारा हमको द्विघात सूत्र की प्राप्ति भी हुई, ठीक ना। यह जो सूत्र देख रहे हैं इसका नाम क्या है, द्विघात सूत्र। और इसका प्रतिपादन सिद्धराचार्य ने 1025 ईस्वी में किया। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, सिद्धराचार्य ने। अतः इसको हम द्विघात सूत्र को सिद्धराचार्य का नियम भी कह देते हैं। चलिए दो लाइन लास्ट में हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहां अब यहां पे देखिए जी, जहां ए क्या है जी, ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। सी क्या है जी, अचर पद है। और आपका विवेचक, विवेचक डी क्या है, विवेचक है, जिसका मान क्या होता है जी, आपका डी क्या है, विवेचक है, जिसका मान होता है, डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। अब चलिए यहां पे लिखते हैं उपर्युक्त सूत्र, उपर्युक्त सूत्र यानी ऊपर जो सूत्र प्राप्त हुआ है इसको या इसको बातें के है द्विघात सूत्र कहलाता है। द्विघात सूत्र कहलाता है। जिसका प्रतिपादन, जिसका प्रतिपादन सिद्धराचार्य ने 1025 ईस्वी में किया। ध्यान दीजिएगा। तो यह जो सूत्र प्राप्त हुआ है इस सूत्र को क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र या द्विघातीय सूत्र भी कह लेते हैं। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया है, सिद्धराचार्य ने किया है। कब किया है, 1025 ईस्वी में। चूंकि इस सूत्र का प्रतिपादन सिद्धराचार्य ने किया है अतः इसको हम सिद्धराचार्य का नियम भी कह लेते हैं। द्विघात सूत्र को हम सिद्धराचार्य का नियम भी कह लेते हैं। तो इसी के साथ यह आपका वर्ग पूरा करके या शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलकर द्विघात समीकरण का हल समाप्त हुआ। यहाँ से हम द्विघात सूत्र का हम सत्यापन भी कर लिए, इसका प्रूफ भी देख लिए और कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। जब कहेगा वर्ग पूरा करके हल करें तो क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक ना। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।